जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप जीके जोन में। आज की इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं एचपी पटवारी 2026 की जीके की क्लास 1, जिसमें दोस्तों हम कवर करेंगे इंडिया का जीके और उसमें जो टॉपिक रहने वाला है वो है भारतीय इतिहास। और उसमें जो मेनली हम कवर करेंगे भारत का प्राचीन इतिहास। और दोस्तों जो भारत का प्राचीन इतिहास है उसे हम पूरी थ्योरी जो है आपको समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और दोस्तों अंत में हम आपको यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं निकाल कर देने वाले हैं और उनके जवाब आपको देने हैं और अंत में चेक करना है कि आपको कितने प्रश्नों के जवाब सही से आते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यदि आप हमारे साथ तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए आपका जो जीके पोर्शन है वो इजीली जो है बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। और मैं जो भी टॉपिक यहाँ से कवर करवाऊंगा उसी में से आपका जो है एचपी पटवारी में जीके आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास 1 में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास। दोस्तों भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: भारतीय प्राचीन इतिहास, भारतीय मध्यकाल इतिहास और भारतीय आधुनिक इतिहास। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है नंबर 1 भारतीय प्राचीन इतिहास को कवर करने वाले हैं, जिसमें मेनली टॉपिक्स रहने वाले हैं जो कि आपके पेपर ऑफ पॉइंट व्यू से रहने वाले हैं। नंबर 1 भारत का प्रागैतिहासिक काल, भारत का प्राचीन ताम्रपाषाण काल, भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, भारत के प्राचीन धार्मिक सुधार आंदोलन, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य और अंत में गुप्त साम्राज्य। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत का प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों यह काल वह समय था जब मनुष्य को लिपि लिखने की कला जो है उसका ज्ञान नहीं था, इसलिए इस काल की जानकारी हमें खुदाई में मिले पत्थरों के औजारों, हड्डियों और गुफा चित्रों और जीवाश्मों से मिलती है। भारत में यह काल अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब दोस्तों यह काल वह समय था जिसमें जो है मनुष्य को जो है लिखने का ज्ञान नहीं था। और दोस्तों इसकी जानकारी हमें जो है खुदाई में और दोस्तों हड्डियों, गुफाओं आदि के चित्रों में देखने को मिलती है। इसके यदि बात करें इस काल में मुख्य जो है 3 भाग थे: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। दोस्तों ये इसके 3 भाग थे। यदि हम बात करें इसके पहले भाग की पुरापाषाण काल, तो दोस्तों यह मानव इतिहास का सबसे प्राचीन काल है। दोस्तों इस बात को जो है याद रखें और यदि आप चाहें तो कॉपी पेन निकालकर इनके नोट्स भी बना सकते हैं। दोस्तों इस काल को जो है पुराना पत्थर युग कहा जाता था। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जो है ध्यान रखें। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पुराना पत्थर युग किसे कहा जाता था, तो दोस्तों पुरापाषाण काल को जो है पुराना पत्थर युग भी कहा जाता था। यदि दोस्तों हम बात करें इसकी विशेषताओं की, तो इसमें क्या था, मनुष्य जो है घुमंतु जीवन जीता था। अर्थात मनुष्य जो है यहाँ से वहां और वहां से यहाँ इधर उधर जो है घूमता रहता था, एक जगह जो है टिककर नहीं रहता था। और भोजन के लिए मनुष्य क्या करता था, केवल शिकार करता था और जो कंद मूल पर निर्भर रहता था। मतलब दोस्तों जो है मनुष्य भोजन के लिए जो है कोई अनाज नहीं उगाता था उस समय। यह केवल जो है शिकार किया करते थे, जैसे जानवरों का शिकार कर लिया या किसी अन्य जीव का शिकार कर लिया, उसे जो है खाते थे। और इसके साथ साथ जो है कुछ पेड़ पौधों की जड़ें, पत्ते आदि भी खाया करते थे। औजार खुरदरे पत्थरों से बनाए जाते थे। आग का प्रयोग धीरे धीरे शुरू हुआ था। गुफाओं और खुले मैदानों में निवास करते थे। दोस्तों ये जो है पुरापाषाण काल के बारे में बात हो रही है, इनको आप नोट करके लिख लें क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुरापाषाण काल के दोस्तों 3 जो है चरण थे। जो था पहले था निम्न पुरापाषाण काल,
नंबर 2 पे था मध्य पुरापाषाण काल और नंबर 3 पे था उच्च पुरापाषाण काल। तो दोस्तों जो पहला निम्न पुरापाषाण काल था उसमें हस्त कुठार का उपयोग जो है किया जाता था। जो मध्य पुरापाषाण काल था उसमें जो है औजारों में अभी धीरे-धीरे सुधार हो रहा था और उच्च पुरापाषाण काल में गुफा चित्रकला का विकास हुआ था, जो कि दोस्तों हमें आजकल जो है बहुत ही पुरानी गुफाएँ देखने को मिलती हैं, जिसमें कुछ न कुछ जो है चित्र जो है उकेरे हुए होते हैं। तो दोस्तों वह सब जो है पुरापाषाण काल के जो है 3 चरणों में आते हैं ये तीनों ही। इसके साथ-साथ दोस्तों इसमें प्रमुख स्थलों की हम बात करें तो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, सोहन नदी घाटी जो कि पंजाब में है और नर्मदा घाटी। दोस्तों यहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनको नोट करके लिख लें कि प्रमुख स्थल जो हैं कौन-कौन से थे। इसके बाद दोस्तों हम बात करें मध्य पाषाण काल की। तो दोस्तों मध्य पाषाण काल यह काल पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच का काल है। मतलब दोस्तों जो पहला काल था और जो तीसरा काल है उसमें ये मध्य में था, मतलब दोस्तों इन दोनों के बीच का काल था। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ छोटे और नुकीले औजार जिन्हें माइक्रोलीथ कहा जाता था उसका उपयोग हुआ करता था। शिकार के साथ-साथ जो है यहाँ पर मछलियाँ पकड़ना भी शुरू कर दिया था। कुत्ते को पालतू बनाने का प्रमाण भी हमें यहीं से प्राप्त होता है और दोस्तों इसके साथ जो है आंशिक रूप से स्थायी जीवन भी शुरुआत हो गया था। पहले हमने पढ़ा था कि मनुष्य स्थायी जो है जीवन नहीं जीता था, इधर से उधर और इधर से इधर भटकता ही रहता था, मतलब दोस्तों कभी यहाँ चला जाता था, कभी वहाँ चला जाता था। लेकिन यहाँ मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि मनुष्य जो है स्थायी जीवन जो है शुरू करने लग पड़ा था। प्रमुख स्थलों की बात करें तो दोस्तों बागोर जो कि राजस्थान में है, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, सराय नाहरराय जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें नवपाषाण काल की। तो दोस्तों नवपाषाण काल जो है इस काल को नया पत्थर युग कहा जाता है। नव से दोस्तों यहाँ समझ आ रहा होगा आपको, नव यानी नया। तो दोस्तों यहाँ अगर पूछा जाए कि नया पत्थर युग किसे कहा जाता है तो दोस्तों नवपाषाण काल को जो है नया पत्थर युग कहा जाता है। यह मानव सभ्यता में एक महत्वपूर्ण क्रांति का समय था। तो दोस्तों इसके साथ-साथ इसकी विशेषताएँ यह हैं कि यहाँ पर कृषि की शुरुआत हो गई थी, जैसे गेहूँ, जौ आदि की खेती की शुरुआत यहाँ पर हो गई थी और पशुपालन का भी विकास यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ-साथ स्थायी गाँवों की स्थापना भी देखने को मिलती है। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला भी हमें यहीं से शुरू होते हुए देखने को मिलती है। औजार जो है चिकने और पॉलिश जो है किए जाते थे। प्रमुख स्थलों की बात करें तो दोस्तों यहाँ जो है मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है और बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में है और चिरांद जो है बिहार में है। यदि हम बात करें प्रागैतिहासिक काल के महत्व की तो दोस्तों यहाँ जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें लिखी हैं, इनको जो है विशेष कर जो है ध्यान रखें और यहाँ पर जो है कुछ न कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ से बन ही जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अंत में इसका महत्व लिखा है, अगर आप इसको भी याद रख लेते हैं तो आपके लिए ये जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों इसका महत्व ये है कि मानव विकास की नींव जो है इसी काल से शुरू हुई थी। दोस्तों जो प्रागैतिहासिक काल था मानव विकास की नींव यहीं से शुरू हुई थी। शिकार से कृषि की ओर परिवर्तन हुआ था। मतलब दोस्तों मनुष्य शुरू में जो है केवल शिकार किया करता था, बट उसके बाद जो है इस काल में कृषि की ओर जो है मनुष्य बढ़ने लगा था। इसके साथ-साथ दोस्तों सामाजिक जीवन और संस्कृति का भी यहाँ के हुआ था प्रारंभ हुआ था। मतलब मनुष्य ऐसे सामाजिक जीवन की तरह जो है अपना जीवन व्यतीत करने लगा था और आगे चलकर सभ्यताओं के विकास का मार्ग जो है यहाँ से प्रशस्त हुआ था। तो दोस्तों ये था प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों नंबर 2 पे आता है भारत का प्राचीन
ताम्रपाषाण काल। दोस्तों इसकी डेफिनेशन यह है, यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह काल पाषाण युग और कांस्य युग के बीच का युग है। और दोस्तों नीचे इसका जो है विस्तरण जो है दिया गया है, इसको जो है ध्यानपूर्वक सुने। ताम्र पाषाण काल का अर्थ है ताम्र प्लस पाषाण, यानी दोस्तों तांबा और पत्थर। इस बात को दोस्तों नोट कर लें। ताम्र पाषाण का अर्थ है ताम्र यानी तांबा और पाषाण यानी पत्थर। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ जो है तांबे के औजारों का भी प्रयोग करने लग पड़ा था, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल युग कहा जाता है। पहले मनुष्य जो है केवल जो है पत्थरों के ही औजार बनाता था, लेकिन इस काल में दोस्तों मनुष्य पत्थरों के साथ साथ जो है तांबे के औजार भी बनाना शुरू कर दिया था। इसी कारण इसे ताम्र पाषाण काल जो है कहा जाता है। यदि इसके समय काल की हम बात करें तो दोस्तों इसका जो समय काल जो है लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर जो है 1000 ईसा पूर्व के बीच जो है माना जाता है। यदि दोस्तों इसकी विशेषताओं की बात करें, नंबर 1 पर आता है औजार और हथियार। दोस्तों पत्थर के औजार जो है यहाँ पर जो थे वो थे कुल्हाड़ी, चाकू और पलक। तांबे के जो औजार प्रयोग किए जाते थे उनमें आता था भाले, कुल्हाड़ी, तीरों के सिर। और जो दोस्तों तांबा शुद्ध नहीं होता था, इसलिए औजार जो है जल्दी घिस जाते थे। इस बात का जो विशेष ध्यान रखें कि तांबे के जो औजार जो है उनका प्रयोग किया जाता था, लेकिन जो तांबे के औजार थे वे शुद्ध नहीं होते थे, इसलिए उन पर जो है जल्दी ही घिस जाते थे। नंबर 2 पे हम बात करें कृषि और पशुपालन की, तो लोगों ने यहाँ पर जो है कृषि करना आरंभ कर दिया था, जिसमें जो प्रमुख फसलें थी वो थी गेहूं, जौ, चावल और बाजरा। और दोस्तों यहाँ पर जो है पशुपालन भी आरंभ हो गया था। यदि हम बात करें पशुपालन की, तो दोस्तों यहाँ पर जो है गाय, भेड़, बकरी, बैल जो है यहाँ पर जो है पाले जाते थे। दोस्तों अब बात करें कि उनका आवास यानी रहन सहन कैसा था, तो लोग जो है स्थायी जीवन जीने लगे थे। मिट्टी और लकड़ी के घर जो है बनाने आरंभ हो गए थे। कुछ स्थानों पर गोल और कुछ पर जो है चौकोर घर मिलते थे, मतलब दोस्तों गोल इस प्रकार से घर देखने को मिलते थे और कुछ स्थानों पर इस प्रकार चौकोर घर देखने को मिला करते थे। और दोस्तों यहाँ पर मिट्टी के बर्तन भी हमें देखने को मिलते हैं। इस कला की एक प्रमुख जो है पहचान थी। लाल, काले और चित्रित जो है बर्तन जो है बनाने आरंभ कर दिए थे। बर्तनों पर जो है ज्यामितीय आकृतियां और पशु चित्र भी हमें जो है देखने को मिलते हैं। यदि इनके सामाजिक जीवन की बात करें तो संयुक्त परिवार प्रणाली के संकेत जो है हमें यहीं से देखने को मिलते हैं। समाज में श्रम का विभाजन भी हमें यहीं से आरंभ हुआ देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है सामाजिक जीवन में शिकार, कृषि, कुम्हारी, धातु आदि कार्य जो है लोग जो है करने लगे थे। आगे हम बात करेंगे धार्मिक विश्वास की, तो दोस्तों यहाँ प्रकृति पूजा के संकेत देखने को मिलते हैं। मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं और मृतकों को दफनाने की परंपरा हमें यहीं से देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों बात करें भारत में प्रमुख ताम्र पाषाण संस्कृतियां, तो दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 पे आती है आहार संस्कृति, जो कि राजस्थान की थी, जिसमें दोस्तों तांबे और औजार जो है का अधिक प्रयोग होता था। काले और लाल जो है यहाँ पर मृदभांड, मतलब दोस्तों मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते थे। नंबर 2 पे आता है मालवा संस्कृति, जो कि मध्य प्रदेश की थी, इसमें आती है उन्नत कृषि और बड़े गांवों के अवशेष देखने को मिलते हैं। नंबर 3 पे बात करें तो जोरबे संस्कृति आती है, जो कि कहाँ की थी, महाराष्ट्र की, जिसमें हमें सुंदर चित्रित बर्तन,
अनाज भंडारण के प्रमाण देखने को मिलते हैं। नंबर 4 पर जो संस्कृति थी उसका नाम था कायथा संस्कृति, जो कि प्रारंभिक ताम्रपाषाण संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है, जिसमें सरल जीवन शैली देखने को मिलती है। यदि बात करें ताम्रपाषाण काल का महत्व क्या था, दोस्तों इन पॉइंट को जो है विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि इन्हीं में से कुछ न कुछ आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मानव सभ्यता में तकनीकी विकास की शुरुआत हो गई थी। कृषि और स्थायी जीवन का विस्तार होता जा रहा था और आगे चलकर कांस्य युग और नगरीय सभ्यता जैसे सिंधु घाटी का आधार जो है ताम्रपाषाण काल जो है बन गया था। दोस्तों नंबर 3 पर आता है भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन और विकसित नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। दोस्तों यहाँ से अगर प्रश्न बने तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है सिंधु घाटी सभ्यता जो है कौन सी सभ्यता थी। तो दोस्तों जो विकसित नगरीय सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता थी। दोस्तों इसको जो है हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। इसका विकास लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच जो है माना जाता है। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो है फली फूली थी। यदि इसके खोज और नामकरण की बात करें तो दोस्तों यह सभ्यता की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में की थी, जो कि अभी कहाँ है पाकिस्तान में है। तो दोस्तों यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता जो है इस समय प्राचीन समय में इस वर्तमान समय में कहाँ पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों जो है पाकिस्तान में देखने को मिलती है। उस समय जो है पाकिस्तान और इंडिया एक साथ था, इसलिए यह सभ्यता जो है उस समय वहां पर थी। लेकिन आज के समय में पाकिस्तान और भारत अलग हो चुके हैं और इसका जो है प्रमाण जो है हमें पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। और इसकी खोज कहाँ हुई थी। तो दोस्तों इसकी खोज पाकिस्तान के हड़प्पा क्षेत्र में हुई थी और जिसको खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी। इस बात को ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। 1922 में जो है राखालदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी, क्योंकि इसके प्रमुख स्थल सिंधु नदी के क्षेत्र में पाए गए, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जो है जाना जाता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या था, यह सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे जो है देखने को प्रमुख रूप से मिलती है। इसी कारण इसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है दे दिया था। यदि बात करें इसके प्रमुख स्थलों की तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरी निम्नलिखित हैं। एक तो है दोस्तों हड़प्पा जो कि है पाकिस्तान में, दूसरा मोहनजोदड़ो जो कि है पाकिस्तान में, तीसरा धोलावीरा जो कि है गुजरात में, चौथा लोथल जो कि है गुजरात में, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है और राखी गढ़ी जो कि कहाँ है हरियाणा में। इन स्थलों से हमें पता चलता है कि यह सभ्यता भारत और पाकिस्तान के बड़े भूभाग में फैली हुई है। दोस्तों पाकिस्तान में इसलिए इसके प्रमाण मिलते हैं क्योंकि मैंने बताया कि पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, तो उस समय जो है भारत जो है काफी बड़े भूभाग में फैला हुआ था। यदि बात करें इसकी नगरीय योजना की तो दोस्तों जो इसकी नगरीय योजना थी उसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता की योजनाएं जो है उन्नत थी, जो कि दोस्तों नगर ग्रिड प्रणाली पर बने थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब दोस्तों इस प्रकार जो है सड़कें एक दूसरे को काटती थी। प्रत्येक नगर जो है 2 भागों में विभाजित था। दोस्तों कितने भागों में विभाजित था? 2 भागों में। यदि इसके गढ़ की बात करें तो ऊंचा भाग और प्रशासनिक और धार्मिक भवन जो है होते थे। निचला नगर जो है जहां आम लोग रहते थे। गढ़ दोस्तों यानी आपने सुना होगा कि यहाँ पहले जो है राजा लोग बोलते थे कि यह हमारा गढ़ है, मतलब जहाँ पर राजा लोग रहते थे।
और वह ज़्यादातर जो है भवन बनाकर ऊंचे क्षेत्रों में ही रहते थे। और जो निचला नगर होता था, जो निचले क्षेत्र होते थे, वहां पर जो है आम प्रजा वास करती थी। घर पक्की ईंटों से बने होते थे। हर घर में नालियों की उत्तम व्यवस्था थी और जो नगर की बड़ी नालियों से जुड़े करती थी। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो लोगों के घर थे, जो पक्की ईंटों से बनाए हुए थे और यहाँ पर प्रत्येक घर में नालियों की उत्तम व्यवस्था थी और जो कि नगर की जो बड़ी नालियां थी उनसे जो है जुड़ा करती थी। यदि हम बात करें सामाजिक जीवन की, तो लोग जो है सदा व्यवस्थित जीवन जीते थे और दोस्तों पुरुष और महिलाएं दोनों जो है आभूषण पहना करते थे। स्त्रियां चूड़ियां, हार, कंघे आदि का प्रयोग जो है करती थी। समाज में शांति और अनुशासन के प्रमाण देखने को मिलते हैं। लोग जो है दोस्तों यहाँ पर स्त्रियां और पुरुष क्या करते थे, व्यवस्थित जीवन और सादा जीवन जीते थे। इसी के साथ साथ दोनों जो है आभूषण भी पहना करते थे और समाज में हमें शांति और अनुशासन के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। यदि बात करें वहाँ के आर्थिक जीवन की, तो दोस्तों वहाँ पर सबसे पहले कृषि और दूसरे पर व्यापार की बात करेंगे। कृषि में जो मुख्य फसलें थी वो थी गेहूं, जौ, चावल और कपास और सिंचाई के लिए नदी के जल का ही प्रयोग किया जाता था। और यदि हम बात करें इसके व्यापार की, तो दोस्तों आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों विकसित थे। मतलब दोस्तों अपने क्षेत्र में रहकर भी और बाहरी क्षेत्र में जाकर भी यहाँ पर व्यापार जो है किया जाता था। दोस्तों इराक से जो है व्यापार के प्रमाण भी हमें देखने को मिले हैं। व्यापार मुद्राओं के स्थान पर जो है क्या उपयोग होता था दोस्तों, माप तोल की मुहरें। दोस्तों पहले मुद्राएं नहीं थी, तो यहाँ पर किस चीज का प्रयोग होता था, माप तोल की मोहरें। बात करें उद्योग और शिल्प की, तो दोस्तों मनके बनाकर मिट्टी के बर्तन, धातु शिल्प, कपड़ा निर्माण के प्रमुख उद्योग थे। तांबा, कांसा, सोना और चांदी का उपयोग होता था। लोथल में एक प्राचीन गोद मिली है जो कि समुद्री व्यापार का जो है प्रमाण देती है। मतलब दोस्तों यहाँ से प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर जो है समुद्री व्यापार जो है हुआ करता था। धर्म और धार्मिक विश्वास की बात करें तो लोग जो है मातृ देवी की पूजा करते थे। पशुपति मुद्रा से जो है शिव पूजा के प्रारंभिक रूप का संकेत यहीं से हमें देखने को मिलता है। वृक्षों और पशुओं की जो है पूजा की जाती थी और मृतकों को जो है दफनाने की जो है प्रथा यहाँ पर थी। लिपि की बात करें तो सिंधु घाटी की लिपि जो है अब तक जो है पढ़ी नहीं जा सकी है, क्योंकि दोस्तों जो उस समय की लिपि जो है वह अलग ही लैंग्वेज में है। इस कारण जो है उस समय की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यह चित्रात्मक थी। मतलब दोस्तों उस समय जो है अधिकतर जो है रूप से जो है चित्र ही जो गुफाओं और दीवारों पर जो है चित्र बनाए जाते थे। मोहरों पर छोटे छोटे संकेत और चित्र जो है बने होते थे। दोस्तों बात करें जो इसके जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था, दोस्तों इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था दोस्तों जलवायु परिवर्तन। मतलब दोस्तों वहां पर जो है जलवायु का परिवर्तन होता था, जैसे कभी भीषण गर्मी हो गई, कभी भीषण ठंड हो गई, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा हो गया। ये सब कारण जो है विशेषकर यहाँ पर बताए जाते हैं कि जलवायु परिवर्तन। इसके साथ साथ दोस्तों नदियों का मार्ग बदलना। मतलब नदियां मान लो यहाँ से जा रही हैं तो कई बार नदियां जो है अपना मार्ग भी चेंज कर देती हैं। और दूसरा दोस्तों बाढ़ और सूखा जो कि मैंने आपको बता दिया। और आर्थिक और व्यापारिक पतन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। दोस्तों ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। मतलब दोस्तों पहले जो है मनुष्य जो है नगरों में वास नहीं करता था, लेकिन जो ये समय था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय था, उसमें सबसे पहले हम भारत की नगरीय सभ्यता देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन सकता है
कि भारत में सबसे पहले जो है नगरीय सभ्यता जो है कब देखने को मिलती है, तो दोस्तों वो हमें मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में। और दोस्तों उन्नत नगर योजना, स्वच्छता व्यवस्था और व्यापारिक संगठन का उत्कृष्ट उदाहरण जो है हमें यहाँ से देखने को मिलता है। और भारतीय सभ्यता के नींव जो है इसी काल में पड़ी थी। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट बात है, इसको भी नोट करें कि भारतीय सभ्यता की नींव जो है कब पड़ी थी, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के काल में ही पड़ी थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं वैदिक काल की। तो दोस्तों जो वैदिक काल था, भारत के प्राचीन वैदिक काल का इतिहास जो है भारतीय सभ्यता की नींव माना जाता है। यह काल धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों वैदिक काल का जो है काल विभाजन जो है इस प्रकार से किया गया है। दोस्तों इसमें दो भागों में इसे बांटा गया है। नंबर एक ऋग्वेद काल और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल था उसको दोस्तों लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और जो उत्तर वैदिक काल है उसे 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो है माना जाता है। जो वैदिक काल के स्रोत हैं दोस्तों वो थे दोस्तों एक 4 वेद थे इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन वेदों को ध्यान में रखें। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कितने वेद थे, दोस्तों 4 थे, उनके नाम जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं और दोस्तों यहाँ पर जो है उपनिषद भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें ऋग्वेद काल की, तो दोस्तों यहाँ पर सामाजिक जीवन की सबसे पहले हम बात करेंगे तो समाज मुख्यतः कबीलाई था। मतलब दोस्तों यहाँ कबीले के रूप में जो है समाज देखने को मिलता है। और दोस्तों परिवार पितृसत्ताजनक था लेकिन स्त्रियों का समान था। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है परिवार में जो है पितृ सत्ताजनक समाज था। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है पुरुषों को जो है विशेष जो है महत्व दिया जाता था लेकिन स्त्रियों को भी यहाँ पर समान प्राप्त था। इसके साथ साथ दोस्तों जाति व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित थी। तो जाति व्यवस्था दोस्तों यहाँ पर जन्म पर आधारित नहीं थी, मतलब जो भी काम करते थे उसी के आधार पर जाति व्यवस्था जो है वहाँ पर जो है प्रयोग की जाती थी। स्त्रियां यज्ञों में भाग लेती थीं और शिक्षा प्राप्त करती थीं। तो दोस्तों उस ऋग्वेद में जो है स्त्रियां यज्ञों में भाग लेती थीं, इसी के साथ साथ शिक्षा भी प्राप्त करती थीं। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो शासन व्यवस्था सरल थी, बहुत ही ज्यादा जो है लचीली और सरल थी। राजा को राजन कहा जाता था और राजा की शक्तियां सीमित थी। उसे सभा और सीमित जैसी संस्थाओं का सहयोग लेना पड़ता था, जो कि दोस्तों आपने टीवी में भी देखा होगा कि राजा के पास जो है सभी शक्तियां नहीं होती, क्योंकि राजा जो है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए उसका एक जो है मंत्रिमंडल होता है जिसकी सलाह करके ही वह जो है अन्य कार्य जो है करता है। दोस्तों यदि हम बात करें आर्थिक जीवन की तो मुख्य व्यवसाय उनका क्या था, पशुपालन था। कृषि का भी प्रारंभ हो चुका था और इसके साथ साथ दोस्तों विनिमय प्रणाली जो है प्रचलित हो गई थी। धार्मिक जीवन की हम बात करें तो प्रकृति की ही पूजा यहाँ पर भी की जाती थी और दोस्तों यहाँ पर इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि देवताओं की पूजा जो है आरंभ हो गई थी। और दोस्तों यहाँ पर क्या था कि जो यज्ञ थे उसमें जो है उनको विशेष महत्व दिया जाता था और यज्ञ में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी जो है शामिल हुआ करती थीं। यदि हम बात करें वैदिक काल की, तो दोस्तों वैदिक काल जो है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन की। तो दोस्तों समाज अधिक जटिल हो गया था। मतलब दोस्तों पहले समाज जो कैसा था, लचीला था, लेकिन बाद में जो है बहुत ही जटिल में यानी कठिन हो गया था। जाति व्यवस्था जन्म आधारित होने लगी थी। मतलब दोस्तों जिस जाति में आप जन्म लेंगे वही जाति आपकी हो जाएगी। पहले क्या हुआ करता था, जाति जन्म आधारित नहीं थी, पहले कर्म आधारित हुआ करती थी। मतलब दोस्तों जो आप काम करोगे
आपकी और आपके पिता की अगर कार्य अलग-अलग हैं, आपके कर्म अलग-अलग हैं, तो आपकी जाति भी अलग-अलग ही होगी। परंतु यहाँ पर क्या हो गया था कि जाति व्यवस्था जो है जन्म के आधार पर हो गई थी। जो आपके पिता की जाति होगी, वही आपकी जाति यहाँ पर होगी। तो दोस्तों 4 वर्णों का स्पष्ट विभाजन कर दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन सकता था कि कितने वर्ण में विभाजित किया था? तो दोस्तों जातियों को जो है 4 भागों में विभाजित किया था और 4 वर्णों में विभाजित किया था, 4 वर्णों में विभाजित किया था और वर्ण जो है कौन-कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। स्त्रियों की स्थिति में कुछ गिरावट आई थी, मतलब दोस्तों पहले स्त्री जो है शिक्षा वगैरह अच्छे से प्राप्त कर लेती थी, यज्ञों में शामिल हुआ करती थी, लेकिन अब उनकी स्थिति में जो है बहुत गिरावट देखने को मिली थी। यदि हम बात करें राजनीतिक व्यवस्था की, तो दोस्तों बड़े-बड़े राज्य और महाजनपद बनने लगे थे। राजा की शक्ति बढ़ी और राजतंत्र मजबूत हुआ। कर प्रणाली का विकास हुआ, जिसमें दोस्तों जो है राजा जो है जनता से जो है क्या लिया करता था? कर लिया करता था। दोस्तों यदि हम बात करें आर्थिक जीवन की, तो दोस्तों आर्थिक जीवन में जो है कृषि मुख्य व्यवसाय बन गई थी। मतलब दोस्तों ज़्यादातर क्या हुआ करता था, जो आम जनता थी, वह भी कृषि ही मतलब खेती-बाड़ी ही किया करती थी। लोहे का प्रयोग बढ़ने लगा था, जिससे खेती के हथियार जो है बनने शुरू हुए थे और व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ था। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है कृषि का जो है विशेष महत्व मिलने लगा था और दोस्तों इसके साथ-साथ लोहे के जो औजार जो है कृषि के लिए तैयार होने लगे थे और व्यापार जो है यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा था। धार्मिक और दार्शनिक विचार की बात करें तो कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणाएं विकसित हुई थी। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म पर गहन चिंतन मिलता है और यज्ञों की जटिलता बढ़ी, साथ ही आंतरिक साधना पर भी बल दिया गया था। यदि बात करें शिक्षा व्यवस्था की, तो दोस्तों शिक्षा उस समय जो है गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी। और दोस्तों आपने भी सुना होगा कि प्राचीन समय में गुरुकुल हुआ करते थे, जिसमें जो है पेड़ के नीचे जो है गुरु लोग पढ़ाया करते थे अपने शिष्यों को और अंत में जो गुरु दक्षिणा भी लिया करते थे। और दोस्तों मौखिक परंपरा हुआ करती थी और दोस्तों मौखिक परंपरा यानी दोस्तों उनको समझाकर बोलकर जो है ज्ञान दिया जाता था। उस समय लिखित जो है ज्ञान देने की परंपरा विकसित नहीं हुई थी। वेद, व्याकरण, गणित, खगोल, दर्शन आदि के विषय पढ़ाए जाते थे। दोस्तों ये विषय यही विशेषकर जो है उस समय पढ़ाए जाते थे। विज्ञान, कला और संस्कृति की बात करें तो खगोल विज्ञान, गणित का प्रारंभ विकास हुआ था। संस्कृत भाषा का उत्कर्ष जो है हुआ था। संगीत जो है सामवेद और काव्य परंपरा विकसित हुई थी। आगे नंबर 5 पे आता है भारत के प्राचीन धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन वे आंदोलन थे जिनका उद्देश्य समाज में अंधविश्वास, पाखंड, सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक आडंबरों को दूर करके धर्म को सरल, नैतिक, समाजोपयोगी बनाना था। ये आंदोलन मुख्य रूप से सामाजिक सुधार, नैतिक शिक्षा और व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति पर केंद्रित थे। मतलब दोस्तों जो ये धार्मिक सुधार आंदोलन थे, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज में जो भी अंधविश्वास है, जो भी बुराइयां हैं, जो भी धर्म के नाम पर ठगी हो रही है या दोस्तों जो भी पाखंड हो रहा है, उनको दूर करके जो है धर्म को आसान जो है बनाया जा सके। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य धार्मिक सुधार और उनके आंदोलन। तो सबसे पहले आता है गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म, जो कि लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है गौतम बुद्ध ने अपने समय में ब्राह्मणवाद और धार्मिक कुरीतियों जैसे जटिल यज्ञ और जातिवाद का विरोध किया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध ने क्या किया था, जो कि ब्राह्मणवाद था और धार्मिक कुरीतियां यानी बुराइयां जो भी थी उससे रिलेटेड जो है उनका विरोध किया था
और उनका मुख्य संदेश क्या था? अहिंसा यानी हिंसा न करना, करुणा यानी दया। दोस्तों मध्य मार्ग जो है जैसे कर्म और मोक्ष का संतुलित दृष्टिकोण दिया था। इसके साथ-साथ सामाजिक प्रभाव, ब्राह्मणवाद की कट्टरता कम हुई और समाज में नैतिक मूल्यों का विकास हुआ। मतलब पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, ब्राह्मणवाद पर जो है बहुत ही ज़्यादा माना जाता था और उस पे विशेष ध्यान दिया जाता था। लेकिन गौतम बुद्ध ने क्या किया कि ब्राह्मणवाद की कुरीतियों का विरोध किया, जिस कारण जो है ब्राह्मणवाद की कट्टरता कम हुई थी और सामाजिक नैतिक मूल्यों का विकास हो गया था। दूसरे नंबर पर आता है महावीर और जैन धर्म, जो कि लगभग 6वीं शताब्दी में जो है ईसा पूर्व से माना जाता है। इसकी स्थापना जो है महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांत का प्रचार किया था और उन्होंने मुख्य संदेश जो दिए थे अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, धार्मिक कर्म कांडों का विरोध किया था और सामाजिक प्रभाव जो है उन्होंने जैन धर्म ने समाज में नैतिकता, संयम और न्याय को जो है बढ़ावा दिया था। नंबर 3 पर हम बात करें शंकर नंबर 3 पर आता है शंकराचार्य और अद्वैत वेदांत, जो कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से है, जिसकी स्थापना जो है शंकराचार्य ने वेदांत के माध्यम से ब्राह्मणवादी पाखंड और मूर्ति पूजा में सुधार किया था और उन्होंने मुख्य जो संदेश दिए थे, ब्रह्म ही सर्वोच्च है, अज्ञानता से मुक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। और सामाजिक प्रभाव जो उनके रहे थे वो थे धार्मिक सहिष्णुता और ज्ञान के महत्व पर जो है उन्होंने बल दिया था। किसने? शंकराचार्य जी ने। नंबर 4 पर आता है रामानुज और विष्णु भक्ति आंदोलन, जो कि 11वीं शताब्दी में था। इसकी स्थापना रामानुज ने भक्ति मार्ग के माध्यम से समाज में सरल और व्यक्तिगत जो है धार्मिक अनुभव को बढ़ावा दिया था और उनके मुख्य उद्देश्य जो थे वह निम्नलिखित थे। इनके मुख्य उद्देश्य थे ईश्वर में भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है, जाति पाति के भेदभाव का उन्होंने विरोध किया था और सामाजिक प्रभाव जो है भक्ति आंदोलन में नए समाज में समानता और आध्यात्मिकता जागरूकता को जो है बढ़ाई है। आगे हम बात करें संत कवि और भक्ति आंदोलन, जो कि 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक रहा है, जिसमें मुख्य संत थे तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीराबाई, संत निरंकारी। उनका मुख्य उद्देश्य था जातिवाद और मूर्ति पूजा का विरोध, प्रेम भक्ति और सामाजिक समानता का प्रचार और उनका सामाजिक प्रभाव रहा था जनता को सरल, नैतिक और व्यक्तिगत धर्म का ज्ञान हुआ था। यदि हम बात करें जो धार्मिक सुधार आंदोलन थे उनका उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों उनका उद्देश्य था सामाजिक कुरीतियां जैसे जातिवाद, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास को समाप्त करना, धर्म को जो है सरल और सार्वभौमिक बनाना, शिक्षा और नैतिकता का प्रचार करना, समाज में समानता और न्याय का जो है स्थापित करना। इसकी प्रमुख विशेषताएं थी जातिवाद और ब्राह्मणवाद की आलोचना, मतलब जातिवाद और ब्राह्मणवाद का विरोध करना, सरल व्यक्तिगत और नैतिक धर्म का जो है प्रचार करना, समाज में अहिंसा, करुणा और प्रेम का संदेश देना, ताकि समाज जो है धर्म के मार्ग पर चले और जो है प्रेम और शांति से जो है अपना जीवन व्यतीत करें। धर्म और दर्शन को जो है जनता के लिए सुलभ बनाना। आगे नंबर 6 पे आता है महाजनपद काल, लगभग जो कि दोस्तों 600 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व जो है माना जाता है। महाजनपद काल भारतीय इतिहास का वह समय था जब छोटे राज्य और जनपद बड़े राज्यों में बदलने लगे थे। मतलब दोस्तों ये भारतीय इतिहास का वह टाइम था जब जो छोटे छोटे जो है राज्य जो और जनपद थे वो कि जो है बड़े बड़े राज्यों और जनपदों में जो है परिवर्तित होने लगे थे। इसे भारत में पूर्व मौर्य काल से पहले का समय माना जाता है। इस काल में सबसे बड़ी खासियत थी
कि राजनीतिक संगठन, अर्थव्यवस्था के विकास और सामाजिक संरचना में जो है बदलाव जो है होना आरंभ हो गया था। सबसे पहले हम बात करें राजनीतिक व्यवस्था की, तो दोस्तों जनपद और महाजनपद की बात करेंगे। प्रारंभ में भारत में छोटे-छोटे जनपद थे। धीरे-धीरे ये शक्तिशाली होकर महाजनपद बन गए। महाजनपद का अर्थ है बड़े राज्य या महान जनपद। मतलब दोस्तों पहले जो है छोटे-छोटे राज्य थे, लेकिन वो बाद में जो है महाजनपद यानी दोस्तों बड़े राज्यों में परिवर्तित हो गए थे। ऐतिहासिक स्रोतों यानी बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार जो है 16 महाजनपद प्रमुख थे। यदि बात करें राजनीतिक संगठन की, तो राज्य या मगध जैसे राज्यों में सामंती राजा होते थे। कुछ महाजनपदों में गणतांत्रिक और सभात्मक प्रणाली यानी दोस्तों गणराज्य भी थे, जैसे लिच्छवी, काश्यप गणराज्य। सेना का संगठन और किलेबंदी में जो है महत्व जो है बढ़ना आरंभ हो गया था। बात करें इसके राजनीतिक विकास के कारण की, तो दोस्तों व्यापार और कृषि का विकास हुआ था। आर्थिक संपन्नता के कारण जो है सत्ता की केंद्रीकरण की आवश्यकता थी और विभिन्न जो है जनजातियों को एकत्रित होना था। सामाजिक जीवन की बात करें तो दोस्तों समाज में जाति और वर्ग का प्रारंभ विकास हुआ था। कृषक वर्ग, व्यापारिक वर्ग और श्रमिक वर्ग में जो है विभाजन स्पष्ट होने लगा था। साथ ही साथ दोस्तों धार्मिक जीवन में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय भी होना आरंभ हो गया था। यह धर्म सामाजिक और धार्मिक सुधार के रूप में उभरे थे। मतलब दोस्तों ये समाज से जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है समाज जो कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी, जो आडंबर थे, दिखावे थे, उनको दूर करके जो है धर्म को सरल बनाने का काम करने लगे थे। ब्राह्मणों की स्थिति महत्वपूर्ण थी, लेकिन उनका राजनीतिक प्रभुत्व जो है इस समय पूरी तरह नहीं था। अब बात करते हैं इनके आर्थिक जीवन की। सबसे पहले आता है कृषि। तो दोस्तों कृषि इस काल की मुख्य अर्थव्यवस्था थी। सिंचाई के साधनों का विकास हुआ और नदियों के किनारे जो है कृषि केंद्र बने। बात करें उद्योग और व्यापार और उद्योग की, तो दोस्तों आंतरिक और बाह्य व्यापार जो है यहाँ पर विकास हुआ था। लोहार, सुनार, बढ़ई और जैसे कारीगर जो है नगरों का विकास हुआ था और मुद्रा का प्रचलन जो है बढ़ना आरंभ हो गया था। यदि बात करें शहरीकरण की, तो दोस्तों नगरों और बाजारों का विकास हुआ था। राजा और व्यापारी वर्ग के लिए किले और महलों का जो है निर्माण करना आरंभ हो गया था। बात करें धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की, तो दोस्तों जो धर्म था बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना हुई थी। कर्म, पुनर्जन्म, अहिंसा और सामाजिक समानता जैसे विचार प्रचलित हुए थे। और संस्कृति में दोस्तों लेखन और शिक्षा में प्रगति हुई थी। आर्यभट्ट जैसे विद्वानों के लिए तैयारी का आधार थी। और दोस्तों कला का स्थापत्य में प्रारंभिक विकास हुआ था। दोस्तों यदि हम बात करें प्रमुख जनपदों की, महाजनपदों की, तो दोस्तों यहाँ पर प्रमुख महाजनपद जो है 16 माने गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है यदि हम बात करें महाजनपद काल का महत्व की, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। यदि हम बात करें महाजनपद काल का महत्व की, तो दोस्तों छोटे छोटे जनपदों से बड़े राज्य बनना आरंभ हो गए थे। मतलब दोस्तों जो आपको शुरू में ही मैंने बताया कि जो छोटे छोटे राज्य थे वो कि अब जो है बड़े बड़े राज्यों में परिवर्तन होना आरंभ हो गए थे। इसके साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन में बदलाव होना आरंभ हो गया था। बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था। युद्धक और प्रशासनिक कौशल की में प्रगति हुई थी और भारतीय इतिहास में एक व्यवस्थित राज्य व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। नंबर 7 पर दोस्तों आता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य भारत का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था, जो लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के अस्तित्व में रहा।
इसकी स्थापना दोस्तों ये ध्यानपूर्वक सुने, ये इम्पोर्टेंट बात है। इसकी स्थापना किसने की थी? चाणक्य, जिसको हम क्या बोलते हैं और कौटिल्य भी बोलते हैं। तो दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक जो हैं वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि दोस्तों जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी। और दोस्तों कौटिल्य भी चाणक्य का ही नाम था। और मौर्य वंश के जो संस्थापक थे तो दोस्तों वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का सबसे पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने राजनीतिक एकता, सुदृढ़ प्रशासन और विशाल साम्राज्य संरचना की स्थापना की थी। यदि बात करें दोस्तों इसके संस्थापक की स्थापना और प्रमुख शासक की, दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक जो है रहे थे। मौर्य साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की थी। उसने मगध पर शासन किया और पूरे उत्तर भारत को एकत्रित किया था। सिकंदर महान के पीछे हटने के बाद भारत में शक्ति स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ही निभाई थी। उसने चाणक्य जो कि कौटिल्य की मदद से प्रशासनिक और सैन्य ढांचे को मजबूत किया था। मतलब दोस्तों चंद्रगुप्त की बहुत ही ज्यादा मदद की थी चाणक्य ने, जिसे जो है राजनीतिक गुरु के रूप में भी माना करते थे। दूसरे पर हम बात करें बिंदुसार की, जो कि 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक जो है रहे थे, जो कि चंद्रगुप्त के क्या थे? पुत्र थे। साम्राज्य का विस्तार जारी रखा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक प्रभाव भी इन्होंने डाला था। नंबर 3 पर हम बात करें अशोक महान, जो कि 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहे। दोस्तों ये बिंदुसार के पुत्र थे। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक थे। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और हिंसा का प्रचार भी इन्होंने ही किया था। अशोक स्तंभ का शिलालेख से प्रशासन, कानून और धर्म का प्रचार किया था और पूरे भारत में कानून व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की थी। नंबर 4 पर बात करें सुंदर शासन के बाद के शासन का, तो दोस्तों अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा था और अंत में 1885 ईसा पूर्व में सुतली नरसिंह मौर्य के शासन के बाद ये समाप्त हुआ। बात करें इसके भौगोलिक विस्तार की, तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र अत्यंत विशाल था। मतलब दोस्तों इनका क्षेत्र जो है, साम्राज्य का क्षेत्र जो है बहुत ही बड़ा हुआ करता था। उत्तर में यह हिमालय तक था, दक्षिण में यह कांची तक था, पश्चिम में दोस्तों अफगानिस्तान और सिंध तक था, पूर्व में यह बंगाल और असम के कुछ हिस्सों तक था। यह साम्राज्य प्राचीन भारत के लगभग पूरे उत्तरी, मध्य और पूर्वी हिस्से पर जो है अपना नियंत्रण रखा करते थे। प्रशासन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले राजा हुआ करता था, जो कि साम्राज्य का सर्वोच्च शासक हुआ करता था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मंत्रिमंडल हुआ करता था। चाणक्य ने प्रशासन को 4 विभागों में बांटा था, जो कि था सैन्य विभाग, राजकोष, नगरीय नागरिक प्रशासन और धर्म और न्याय। और नंबर 3 पे आता है दोस्तों प्रांत और जिलों का प्रशासन। और नंबर 4 पे आता है स्थानीय प्रशासन। दोस्तों जो चाणक्य था वो बोला करता था कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है राजा। और दोस्तों राजा का दायित्व होता था कि शासन करना और सर्वोच्च जो है उसे शासक माना जाता था। इसके बाद चाणक्य क्या बोला करता था कि मंत्रिमंडल भी राजा के समान ही सुदृढ़ और दोस्तों मजबूत होना चाहिए, क्योंकि मंत्रिमंडल के बिना जो है राजा जो है कभी भी सफल नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों चाणक्य जो बोला करते थे कि सैन्य शक्ति का होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि सैन्य शक्ति के बिना जो है कभी भी कोई भी राजा शासन नहीं कर सकता है। इसी के साथ साथ इम्पोर्टेंट माना करता था राजकोष को, जो कि होता है राजा के पास जो भी खजाना होता है, क्योंकि उसके बिना राज्य का जो है विस्तार जो है नहीं किया जा सकता।
बात करें अर्थव्यवस्था की तो दोस्तों कृषि प्रमुख आर्थिक आधार थी। व्यापार और हस्तशिल्प जो है को बढ़ावा दिया गया था। सड़कों और मार्गों का विकास जो है आरंभ हो गया था, जिससे आंतरिक और बाहरी व्यापार में जो क्या हो सके आसानी हो सके। नकद मुद्रा और धातु की मुद्राएं जो है प्रचलित हो गई थी। यदि हम बात करें धर्म और संस्कृति की तो दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और पूरे साम्राज्य में जो है इसका प्रचार किया था। धर्म प्रचार शिक्षा और सामाजिक सुधार किए थे। अहिंसा दान न्याय और सत्कर्म को बढ़ावा दिया था। कला में भी योगदान जैसे जो अशोक स्तंभ स्तूप गुफाएं आदि में जो है इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब दोस्तों इन्होंने विशेषकर क्या किया था दोस्तों जो धर्म का प्रचार किया था। शिक्षा हो गई दोस्तों। आडम्बरों का जो है उन्होंने विरोध किया था। जो हिंसा को अपनाने का जो है उन्होंने लोगों को बोला था। न्याय की बात की थी। प्रेम की बात जो है यहाँ पर उन्होंने की थी। आगे बात करें सैन्य और सुरक्षा की दोस्तों मौर्य सेना बड़ी और संगठित थी। मतलब दोस्तों जो भी इनकी सेना थी बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी। अशोक से पहले साम्राज्य विस्तार के लिए सेना का ही उपयोग किया गया था। सेना में हाथी घोड़े और पैदल सेना भी शामिल थी। सुरक्षा के लिए गुप्तचर और सीमा पर जो है चौकियां बनाई गई थी। मौर्य साम्राज्य के महत्व की बात करें तो दोस्तों भारत में पहली बार एक विशाल और संगठित केंद्रीय शासन की स्थापना हुई थी। दोस्तों कानून प्रशासन और न्याय प्रणाली का विकास हुआ था। धर्म और संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आंतरिक और बाहरी व्यापार को बढ़ावा दिया था और विश्व में भारतीय सभ्यता और राजनीति की मिसाल जो है उन्होंने स्थापित की थी। नंबर 8 पर हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और गौरवशाली काल था, जिसे हम स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है। तो दोस्तों वो है गुप्त साम्राज्य को जो है स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। इसका शासन लगभग जो है 320 ईसा पूर्व से लेकर 550 के बीच का था और गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। यहाँ से भी दोस्तों एक प्रश्न बन सकता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। तो याद रखें चंद्रगुप्त ने जो है यहाँ पर जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में जो है पटना में है। गुप्त साम्राज्य का क्षेत्र उत्तर भारत मध्य भारत और कुछ हिस्सों में पश्चिम और पूर्व के भारत में जो है फैला हुआ है। यह साम्राज्य कला संस्कृति और विज्ञान और प्रशासन में बहुत ही उन्नत था। बात करें दोस्तों यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासकों की तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। और दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम जो है 320 से 335 ईस्वी तक जो है शासन इनका रहा था। यह गुप्त वंश के संस्थापक थे। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है कहाँ से जो संस्थापक थे। तो दोस्तों गुप्त वंश के ये संस्थापक थे। और कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों याद रखें चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय दोस्तों दो हैं। तो यहाँ से एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं। तो वहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा चंद्रगुप्त प्रथम। किन्नर राज्य के साथ विवाह करके सत्ता को इन्होंने मजबूत किया था। साम्राज्य की विस्तार की नींव भी इन्होंने ही रखी थी। नंबर 2 पे हम बात करें समुद्रगुप्त की, जिनका शासन जो है 335 से 375 ईस्वी तक रहा था। और इनको जो है भारत का नेपोलियन के नाम से ये प्रसिद्ध थे। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। दोस्तों इसको भी आप जो है कहीं पर लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जो समुद्रगुप्त थे वो उनको जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है। तो वो होगा समुद्रगुप्त।
यह एक कुशल सेनानी और नीतिकार थे। उत्तर भारत और कुछ दक्षिण राज्यों में विजय प्राप्त की थी। अपने अशोक स्तंभ जैसी विजय अभिलेख के लिए प्रसिद्ध थे। इसके साथ अगर हम बात करें नंबर 3 की, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों इनका समय जो है 375 से 415 ईस्वी तक था। आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों उनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों साम्राज्य को शिखर पर इन्होंने ही पहुंचाया था। कला, साहित्य और विज्ञान के ये संरक्षक थे। कवि कालिदास और अन्य विद्वानों को संरक्षण इन्होंने ही प्रदान किया था। नंबर 4 पर बात करें कुमारगुप्त प्रथम की। दोस्तों इनका समय 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक रहा था। प्रशासन और सैन्य व्यवस्था को इन्होंने जो है मजबूत करने का कार्य किया था। वाणिज्य और खेतों के विकास पर भी इन्होंने विशेष जोर जो है यहाँ पर दिया था। नंबर 5 पर हम बात करें महेंद्र गुप्त और कुमारदेव की। दोस्तों इन्होंने साम्राज्य का विस्तार और संरक्षण जो है आगे जारी किया था। बात करें गुप्त साम्राज्य की विशेषताएं, सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक विशेषताएं। यह केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। राज्यों में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति जो है की जाती थी। साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए सेना और कूटनीति का उपयोग जो है किया जाता था। बात करें आर्थिक विशेषताओं की, तो कृषि प्रमुख आय का स्रोत थी। व्यापार और वाणिज्य विकसित था। सोने और चांदी के सिक्के जो प्रचलित किए गए थे। समुद्र व्यापार और वस्त्र व्यापार को जो है खूब बढ़ावा मिला था। सामाजिक और आर्थिक धार्मिक जीवन की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णुता का पालन। हिंदू धर्म प्रमुख था, लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म भी फल फूल रहे थे। शिक्षा और ज्ञान को यहाँ पर जो बढ़ावा दिया जा रहा था। बात करें कला और संस्कृति की और साहित्य की, इसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। काव्य और नाटक जो है यहाँ कालिदास, भवभूति, ब्रह्मगुप्त थे। चित्रकला और मूर्तिकला की बात करें तो अजंता और एलोवेरा की गुफाएं हमें देखने को मिलती हैं। विज्ञान की बात करें तो गणित और खगोल विज्ञान का में योगदान का देखने को मिलता है। शून्य और दशमलव की पद्धति का विकास भी यहीं से हमें देखने को मिलता है। यदि बात करें वैज्ञानिक उपलब्धियां, आर्यभट्ट और बारहमीर जैसे गणितज्ञ और खगोलशास्त्र, चिकित्सक, रसायन विज्ञान और वास्तुकला में प्रगति। यदि दोस्तों बात करें कि गुप्त साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ था। दोस्तों 5वीं शताब्दी में के अंत में हर्षवर्धन के उत्तराधिकारी कमजोर पड़े। हन के आक्रमणों से जो साम्राज्य और भी कमजोर हो गया और धीरे धीरे जो गुप्त साम्राज्य जो था वो यहाँ पर उसका अंत हो गया और भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। इसी के साथ दोस्तों जो आपके भारत का प्राचीन इतिहास है वह समाप्त होता है। दोस्तों क्लास 1 में जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों के जवाब जो है वीडियो को रोक के नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं और अंत में चेक करना है आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने गलत। इससे आपकी तैयारी जो है और भी अच्छी तरह से हो जाएगी। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई थी। फटाफट फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में बताते चलें। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिंधु। दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता किस युग में थी। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कांस्य युग। आपका अगला प्रश्न है, वेद कुल कितने हैं।
फटाफट बताएं कमेंट बॉक्स में। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है, बताओ वेद कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुल जो है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे अपना गुरु माना था। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चंद्रगुप्त ने चाणक्य को जो है अपना गुरु माना था। अगला प्रश्न है, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया। तो दोस्तों अशोक ने यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म जो है अपनाया था। आपका अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किसके समय बनी। फटाफट जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताते चलें। इसका सही जवाब होगा कुषाण। आपका अगला प्रश्न है, महाभारत और रामायण किस काल की रचनाएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्राचीन भारत। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम संघीय मौर्य सम्राट कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चाणक्य। आपका अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की प्रसिद्ध शिलालेख की भाषा कौन सी थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्राकृत। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा नगर मौर्य साम्राज्य की राजधानी था। फटाफट बताएं दोस्तों। सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। आपका अगला प्रश्न है, किस शासन ने सिंधु घाटी सभ्यता को उजाड़ा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी आर्य। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे, कौन से थे दोस्तों बताएं फटाफट। सही जवाब होगा तक्षशिला और नालंदा। आपका अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो महाजनपदों की संख्या थी कुल 16। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सा ग्रंथ सुश्रुत संहिता किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब होगा सुश्रुत। तो दोस्तों इसकी रचना जो है सुश्रुत ने की थी। आपका अगला प्रश्न है, धर्मराज का संबंध किससे था। तो इसका सही जवाब होगा न्यायपालिका। धर्म यानी न्याय। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा साम्राज्य सातवाहन के नाम से प्रसिद्ध था। तो इसका सही जवाब होगा द्रविड़। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में व्यापार के लिए मुख्य वस्त्र क्या था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए रेशम। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ सबसे पुराना है, यानी सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन बी ऋग्वेद इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है,
प्राचीन भारत में सूर्य पूजा किसके लिए प्रसिद्ध थी? बताओ फटाफट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कौशल। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला शताब्दी मुद्रा किसने जारी की? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुषाण। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में अशोक स्तंभ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? फटाफट बताएं दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब होगा शिलालेख। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? तो मौर्य साम्राज्य का पतन जो है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। ये आपको ऊपर पढ़ाया भी था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, सिल्क रोड के माध्यम से भारत ने किससे व्यापार किया? बताओ फटाफट। सही जवाब होगा चीन और मध्य एशिया। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में धातु का सबसे अधिक उपयोग किसके लिए होता था? तो इसका सही जवाब होगा हथियार। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में चंद्रमा आधारित कैलेंडर किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्य। आपका अगला प्रश्न है, कौटिल्य नीति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा चाणक्य। मैंने बताया भी था कि चाणक्य को बोलते हैं, कौटिल्य इसका ही नाम है। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 1 के। और दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको जो है कितने प्रश्नों के सही से जवाब पता थे। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी टाइम मिलते हैं क्लास 2 में। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि प्रतिदिन आप जो है क्लासेस लगा सकें। धन्यवाद।